बालाजी एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए साइंस के 100 क्वेश्चन एंड आंसर इस वीडियो में लिए गए हैं, जो कि एसएससी, रेलवे, लेखपाल, कांस्टेबल और जिस एग्ज़ाम में साइंस आती है वहाँ यह से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक। और मैं बताऊँ फ्रेंड, पूरी वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, और मैं बताऊं फ्रेंड कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि छोटी छोटी वीडियो की नोटिफिकेशन समय से पूर्व मिलती रहे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम है। जो NaOH है इसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, लेकिन इसका सामान्य नाम है, इसे हम कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या चले जाएगा, कास्टिक सोडा। और मैं बताऊं फ्रेंड, यहाँ से जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा का सूत्र होता है, क्या होता है, बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। ये भी याद रखना है। इसे सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं, बेकिंग सोडा। इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर किसके चला जाएगा, ए के साथ, कास्टिक सोडा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किससे ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है। तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो निर्वात है, जहाँ पर वायु नहीं है वहाँ पर ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। जैसे कि हम कोई चंद्रमा पर विस्फोटक करें, यानी कि कोई चंद्रमा पर बम फोड़ें, तो वहाँ पर ध्वनि की आवाज़ फैलेगी या नहीं फैलेगी। तो मैं बताऊं फ्रेंड, वहाँ पर अगर हम कोई भी विस्फोट करते हैं तो उसकी आवाज़ कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि वहाँ पर निर्वात है, वायु उपस्थित नहीं है। तो हमारा राइट आंसर चला जाएगा, ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है किसमें, निर्वात में। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है। तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है वो डॉपलर प्रभाव द्वारा की जाती है। आपको याद रखना है, डॉपलर प्रभाव द्वारा। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में धमनियों का क्या कार्य है। तो मैं बताऊं फ्रेंड, धमनियां क्या होती हैं, धमनियों का मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर के हृदय से रुधिर को विभिन्न अंगों तक ले जाना। और सिराएं क्या होती हैं, सिराओं का मुख्य कार्य होता है शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रुधिर को हृदय तक लाना। लेकिन हमसे पूछा गया है धमनियां, तो हम बताएंगे धमनियां का मुख्य कार्य होता है हृदय से विभिन्न अंगों तक रुधिर को ले जाना। तो हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या, सी राइट आंसर हो जाएगा, हृदय से रक्त को लाना, हृदय से रक्त को विभिन्न अंगों तक लाना, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है। तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है, तो ये परमाणु द्रव्यमान इकाई में किया जाता है। आपको याद रखना है, परमाणु द्रव्यमान इकाई। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी। तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो -273 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान कम कर दें तो सभी गैसें क्या होंगी, शून्य आयतन घेरेंगी। सभी गैसें क्या होंगी, शून्य आयतन घेरेंगी। तो हमारा सी राइट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम मूलतः क्या हैं। तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो एंजाइम हैं, एंजाइम प्रोटीन होते हैं, यानी कि याद रखना है, एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। और विटामिन क्या होते हैं, विटामिन जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इनकी थोड़ी सी मात्रा हमारे शरीर में होने वाली जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। इनकी कमी से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और विटामिन कई प्रकार के होते हैं। तो मैं बताऊं फ्रेंड, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन कई प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, तो मैं बताऊं फ्रेंड, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, और कैसे होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ, जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वे होते हैं बी और सी, जल में घुलनशील। और जो वसा में घुलनशील होते हैं वो होते हैं ए, डी, के, ई। ये क्या होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन। हमारा जो एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, वो प्रोटीन होते हैं।
अगला क्वेश्चन है, अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें होती है, क्या होती है? अतिचालक एक ऐसी वस्तु है इसमें होती है, तो मैं बताऊं फ्रेंड, ये होती है शून्य प्रतिरोधकता। जो अतिचालक हैं इसमें होती है शून्य प्रतिरोधकता, तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर बराबर है, तो एक हॉर्स पावर मैं बताऊं, एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है, तो हमारा राइट आंसर चला जाएगा 746 वाट, ए राइट आंसर हो जाएगा 746 वाट। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक घटाव दर्शाता है। जो वायुमंडलीय में मैं बताऊं फ्रेंड, जो वायुमंडल में अचानक अगर गिरावट आ जाए तो वो मौसम दर्शाता है कि मौसम होगा वो कैसा होगा, तूफानी होगा। अगर वायुमंडलीय दाब में धीरे धीरे गिरावट आ रही है तो वो दर्शाएगा कि मौसम बारिश का होगा, यानी कि बारिश की संभावना होगी। अगर वायुमंडलीय ताप धीरे धीरे ऊपर उठता है तो वो उस बात का संकेत देता है कि मौसम साफ रहने का संकेत देता है। तो जो वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक घटाव दर्शाता है, मतलब जो वायुमंडलीय दाब है हमारा, वो अगर अचानक गिर जाता है तो वो किस बात का संकेत है, तो वो मौसम तूफानी आने का संकेत है, तो हमारा ए राइट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और जो वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है वो मैं बताऊं फ्रेंड, वो बैरोमीटर होता है। बैरोमीटर द्वारा हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेरक तत्व की इकाई है, जो प्रेरक तत्व है इसकी इकाई है हेनरी। मैं बताऊं फ्रेंड, प्रेरक तत्व की इकाई हेनरी होती है। कूलाम किसकी इकाई है? आवेश की कूलाम इकाई होती है। फैराडे किसकी इकाई है? धारिता की फैराडे इकाई है। ओम किसकी इकाई है? ओम है प्रतिरोध की इकाई, आपको याद रखना है। तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो ओम है, ओम किसकी है? प्रतिरोध की, प्रतिरोध, प्रतिरोध की इकाई है ओम, याद रखना है। और जो प्रेरक तत्व की इकाई है वो क्या है? वो हेनरी है, याद रखना है। हेनरी के साथ राइट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त कैंसर किसे कहा जाता है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो रक्त कैंसर है ये किसे कहा जाता है? रक्त कैंसर कहा जाता है ल्यूकेमिया को। ल्यूकेमिया को हम रक्त कैंसर कहते हैं, ल्यूकेमिया। और जो हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है, इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति को अगर चोट लग जाए, अगर चोट लग जाए तो रुधिर का थक्का बहता रहता है, जमता नहीं है, इसे हम हीमोफीलिया रोग कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? सी के साथ हमारा राइट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की इकाई है, तो मैं बताऊं फ्रेंड, यहाँ से 4 क्वेश्चन बनते हैं। जो केल्विन किसकी इकाई है? केल्विन है वो किसकी इकाई है? तो ये केल्विन है ताप की इकाई। ताप की इकाई क्या है? केल्विन है, ताप की इकाई केल्विन है। और डेसिबल किसकी इकाई है? जो डेसिबल है वो ध्वनि की इकाई है। ध्वनि की इकाई क्या है? डेसिबल है। और जो न्यूटन किसकी इकाई है? न्यूटन किसकी है? तो हम कह सकते हैं कहीं बल की इकाई क्या है? न्यूटन। बल किसकी इकाई? न्यूटन है। कहीं कह सकते हैं जो पास्कल है, पास्कल किसकी इकाई है? ये दाब की इकाई है। तो हमारा राइट आंसर चला जाएगा, ध्वनि की इकाई क्या है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, ध्वनि की इकाई है हमारी डेसिबल, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेलीग्राफी के आविष्कार करने वाले कौन थे? जो टेलीग्राफी है इसके आविष्कार करने वाले कौन थे? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो टेलीग्राफी के आविष्कार करने वाले मोर्स थे, यानी कि ए राइट आंसर चला जाएगा, मोर्स। न्यूटन ने किसकी खोज की थी? गुरुत्वाकर्षण बल के नियम की। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। और जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? विलियम चैडविक ने की थी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? जो टेलीग्राफी के आविष्कार करने वाले कौन थे? तो ये मोर्स थे, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो अभी जो ध्वनि होती है, ध्वनि की चाल कितनी होती है? ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड, ये याद रखना है। ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकेंड वायु में ध्वनि की चाल होती है। और मैं बताऊं फ्रेंड, जो ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो मैं बताऊं जो ऑडियोमीटर है, ये ध्वनि की तीव्रता मापने का उपकरण है, ऑडियोमीटर।
याद रखना है ऑडियोमीटर। और जो अमीटर है, अमीटर अमीटर से हम क्या नापते हैं, विद्युत धारा। तो अमीटर विद्युत धारा का मात्रक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुष्क सेल है, शुष्क सेल क्या है मैं बताऊं फ्रेंड, शुष्क सेल है ये है शुष्क सेल, प्राथमिक सेल, शुष्क सेल प्राथमिक सेल, ये राइट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है। मैं बताऊं फ्रेंड, जो चुंबकीय फ्लक्स है इसकी यूनिट क्या है। तो जो चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट है, जो वेबर है, ये चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट है। वेबर चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट है। और ये टेस्ला है, ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का। और वाट है ये शक्ति का इकाई है। और ये एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। आपको चारों याद रखना है। जो हमारा वेबर है ये चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है, टेस्ला हमारी चुंबकीय क्षेत्र का की इकाई है, वाट हमारी शक्ति की इकाई है, एम्पियर हमारी विद्युत धारा की इकाई है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है। जो विद्युत ऊर्जा है इसकी इकाई क्या होती है। तो मैं बताऊं फ्रेंड, विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है किलोवाट। जो विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है किलोवाट घंटा, यानी कि विद्युत ऊर्जा की इकाई हो जाती है किलोवाट घंटा। और जो वोल्ट है, वोल्ट किसकी इकाई है, वोल्ट है विभव या विभवांतर की इकाई है। और वाट किसकी इकाई है, वाट शक्ति की इकाई है। और किलोवाट घंटा किसकी है, विद्युत ऊर्जा की, ये भी विद्युत ऊर्जा की इकाई है। तो हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा हमारा किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है, होती है किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है। जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध की यूनिट यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो प्रतिरोध का मात्रक होता है वो ओम होता है। क्या होता है, ओम प्रतिरोध का मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, वाट किसकी शक्ति की मात्रक है, वोल्ट विभव या विभवांतर का मात्रक है। तो कहीं राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ कहीं जो प्रतिरोध की यूनिट, प्रतिरोध का मात्रक है वो क्या है, कहीं कह सकते हैं ओम। ओम राइट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में बादलों का तैरने का कारण है। जो वायुमंडल में बादल जो तैरते रहते हैं उनका कारण क्या है, कम घनत्व। जो वायुमंडल में बादल तैरते हैं उनका कम घनत्व है, इसके कारण वह वे तैरते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र की दूरदृष्टि को कहा जाता है। जो मानव नेत्र का दूरदृष्टि दोष होता है उसे क्या कहा जाता है। तो मैं कहीं कह सकता हूँ जो मानव नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है उसे हम कहीं कह सकते हैं हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। तो हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया। क्या हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया। और जो मायोपिया है वो निकट दृष्टि दोष को कहते हैं। और रतौंधी एक ऐसा रोग है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से हो जाता है ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी। तो हम कहीं कह सकते हैं हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया। मानव नेत्र की दूरदृष्टि को हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, याद रखना है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है, तो मैंने अभी ऊपर बताया है जो हाइपरमेट्रोपिया है उसे दूरदृष्टि दोष से तात्पर्य है उसका, और जो मायोपिया है उसका निकट दृष्टि दोष से तात्पर्य है। तो हमारा राइट आंसर किसका साथ चला जाएगा, तो हम कह सकते हैं कहीं निकट दृष्टि दोष के साथ। और बाणांता एक ऐसा आनुवंशिक रोग है, इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति को लाल और हरे रंग का भेद नहीं होता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को हम कलाकार, डिजाइनदार व रेलवे ड्राइवर बनाना असंभव समझते हैं, क्योंकि रेलवे ड्राइवर में लाल और हरे रंग की जांच करना अनिवार्य है। इसलिए हम कहीं कह सकते हैं ये रतौंधी है। ये रतौंधी क्या है, रतौंधी एक ऐसा रोग है जो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, और विटामिन ए की कमी से ब्लाइंडनेस हो जाता है यानी कि रतौंधी बोलते हैं जिसे। तो हमारा राइट आंसर चला जाएगा किसके साथ, जो मायोपिया है वो निकट दृष्टि दोष से संबंधित है। कम समय में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए अभी सब्सक्राइब करें बालाजी एग्जाम स्टडी चैनल को। 23वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जल संक्रामक रोग है। तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो जल संक्रामक रोग है वो हैजा है, ये जल संक्रामक रोग है। और मैं बताऊं चेचक, चेचक क्या है, चेचक की टीके की खोज किसने की थी, लुईस पास्चर ने चेचक के टीके की खोज की थी। तो लुईस पास्चर। अगला क्वेश्चन है,
दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो मैं बताऊं फ्रेंड, एक व्यक्ति है, उसके आंखों में दूरदृष्टि दोष है। और मैं बताऊं फ्रेंड, जो दूरदृष्टि दोष क्या है? दूरदृष्टि दोष एक ऐसा दोष है जिस व्यक्ति के आंखों में अगर दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो उसे वो दूर की तो वस्तु स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो पूछा गया है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मतलब कम से कम दूरी कितनी होती है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, ये होती है 25 सेंटीमीटर। आपको याद रखना है 25 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, टीबिया अस्थि में होती है। तो मैं यहाँ से दो क्वेश्चन बताऊंगा। जो टीबिया हड्डी है, टीबिया एक हड्डी है यानी कि अस्थि है जो हमारे पैर में पाई जाती है। दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जो हमारी टीबिया अस्थि है ये हमारे टांग में पाई जाती है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो टीबिया और फिगुला जो हमारी अस्थि हैं ये कहाँ पाई जाती हैं? तो ये भी टांग में पाई जाती हैं। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, एक अस्थि है सबसे बड़ी, ये हमारी कहाँ पाई जाती है? तो ये जांघ में पाई जाती है और इसका नाम होता है फीमर। तो हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? जो टीबिया है वो पैर में पाई जाती है और एक बड़ी अस्थि होती है फीमर, वो जांघ में पाई जाती है। फीमर होती है, फीमर जैसे बोलते हैं फीमर, फीमर। और एक सबसे छोटी हड्डी होती है यानी कि अस्थि होती है, वो कहाँ पाई जाती है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, वो कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कान में। तो हमारा राइट आंसर कहाँ चला जाएगा? पैर में। टीबिया अस्थि है वो कहाँ पाई जाती है? वो हमारी पैर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग है। तो मैं यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बताऊंगा, 2 से 3 नहीं बल्कि 4 क्वेश्चन बताऊंगा जो विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग है। तो मैं बताऊं, एक विटामिन ई है, इसकी कमी से जिस व्यक्ति में इसकी कमी हो जाती है उसके जनन क्षमता यानी कि जो बच्चे होते हैं उन्हें बच्चों को जन्म देने में कमी आ जाती है, उसमें कमी आने लगती है। कहीं कहते हैं उनकी जो वो होती हैं मांसपेशियां, उनकी दुर्बलता आ जाती है। तो मैं कह सकता हूँ जो विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग कौन सा होता है? जनन क्षमता में कमी आ जाती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरोल। तो हम कहीं कह सकते हैं हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? विटामिन सी। क्या किसके साथ चला जाएगा? सी के साथ। और जो अंधापन है ये विटामिन किसकी कमी के कारण होता है? अंधापन होता है विटामिन ए की कमी के कारण। विटामिन ए का क्या नाम होता है? रेटिनॉल। और रिकेटियस, रिकेटियस किसके कमी के कारण होता है? विटामिन डी। रिकेटियस को हम सूखा रोग भी कहते हैं। विटामिन डी की कमी के कारण होता है ये। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। और जो विटामिन बेरी रोग है ये विटामिन बी1 की कमी से होता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है थाइमीन। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, तो हमारा ये राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? सी के साथ। अगला क्वेश्चन है, किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने में मधुमेह रोग हो जाता है? किस अंग, एक हमारा ऐसा अंग है जो अगर दोषपूर्ण कार्य करने में करे तो वो मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह रोग को हम डायबिटीज भी कहते हैं यानी कि शुगर। तो हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? अग्न्याशय। अग्न्याशय से क्या होता है? इंसुलिन स्त्रावित होता है। इंसुलिन का कार्य क्या होता है? कहीं कहते हैं अगर इंसुलिन की कमी हो गई हमारे शरीर में तो डायबिटीज हो जाएगा यानी कि शुगर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? यकृत। अगला क्वेश्चन है, और मैं बताऊं फ्रेंड यहाँ से एक क्वेश्चन और बढ़ता है, जो वृक्क है, वृक्क को गुर्दे यानी कि किडनी भी कहते हैं। वृक्क का प्रमुख कार्य क्या होता है? वृक्क का प्रमुख कार्य होता है रुधिर को शुद्ध करना। और रुधिर को शुद्ध करना, और मैं कह सकता हूँ जो गुर्दे की इकाई को क्या कहते हैं? हम गुर्दे की इकाई को नेफ्रॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सिस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है। जो मेटिज्म एक बीमारी है, ये क्या है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, ये 28 का राइट आंसर क्या चला जाएगा? कहीं कह सकते हैं जो बी है, आँखों की है। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, किसकी है? आँखों की। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सार्स का पूर्ण रूप क्या है? तो सार्स का रूप है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी कि ए राइट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मैं बताऊं फ्रेंड यहाँ से
तीन क्वेश्चन बनते हैं। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। और जो हार्टिकल्चर है, हार्टिकल्चर किसके अध्ययन को कहते हैं? फल फूलों एवं उनके उगाने को अध्ययन को क्या कहते हैं? हार्डियोलॉजी। याद रखना है, हार्डियोलॉजी। हेरोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? जो तंत्र के अध्ययन को हम कहते हैं हेरोलॉजी। और फ्रेनोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? तो हम कहीं कह सकते हैं, यहाँ हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो मैं बताऊं, गुदेदार पुष्पासन नाशपाती का ये भाग खाया जाता है, गुदेदार पुष्पासन वाला। अगला क्वेश्चन है, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा प्रयोग किया जाता है रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में? तो मैं बताऊं फ्रेंड, ये किया जाता है कैरामल। कहीं कह सकते हैं ए राइट आंसर हो जाएगा, कैरामल। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? जो नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? तो मैं बताऊं, एक कुछ ऐसी फसलें हैं, जो दालें हैं, जिनसे हमारी जो मृदा है वो नाइट्रोजन से भरपूर हो जाती है। एक तो मटर होती है और दूसरी बीन्स होती है। क्या? बीन्स, यानी कि सी राइट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवकों का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है? जो कवकों में कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ये किया जाता है बीज। याद रखना है, बीज एक ऐसा भाग है जो गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो मैं बताऊं फ्रेंड, रेबीज के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। याद रखना है, एडवर्ड जेनर ने रेबीज के टीके की, लुईस पास्चर ने चेचक के टीके की, अलेक्जेंडर ने पेनिसिलिन की खोज की थी। याद रखना है। तो हमारे रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो कहीं कह सकते हैं एडवर्ड जेनर ने। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या होती है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या होती है वो 3 होती है। याद रखना है, 3 होती है। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य आधारित है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो वॉशिंग मशीन होती है अपने घरों में, यानी कि जिसमें हम कपड़े धुलते हैं और सुखाते हैं, ये हमारी वॉशिंग मशीन है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो वॉशिंग मशीन है वो हमारी अपकेंद्रण बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। जब हम उसमें कोई कपड़ा डालते हैं और सर्फ विदिशा डालते हैं और उसे चलाते हैं तो वो घूमने लगती है, और जो उसमें पानी होता है वो ओरा पास गिरता है। तो ये अपकेंद्रण बल का उदाहरण है। तो हम कहीं कह सकते हैं हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? अपकेंद्रण के बल पर। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन वे कण हैं जिनमें होता है? न्यूट्रॉन, मैं यहाँ से 3 क्वेश्चन बताऊंगा। देखो, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। याद रखना है। प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है। और मैं बताऊं, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन एक ऐसा कण है, इसकी खोज विलियम चैडविक ने की थी। इस पर कोई कण नहीं, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो मैं कह सकता हूँ, इन्होंने पूछा है न्यूट्रॉन वे कण हैं जिनमें होता है, तो मैं कहीं कह सकता हूँ इन्होंने किया है ऋणात्मक आवेश। तो ऋणात्मक आवेश होता है इलेक्ट्रॉन में, धनात्मक आवेश होता है प्रोटॉन में, कोई आवेश नहीं। तो हम कहीं कह सकते हैं न्यूट्रॉन में हमारा कोई आवेश नहीं होता है। तो हमारा सी राइट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? जो पॉजिट्रॉन है, मैंने अभी ऊपर बताया है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन। जो पॉजिट्रॉन की खोज की थी वो हमारे एंडरसन ने की थी। किसने? एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। राइट आंसर चला। रदरफोर्ड ने किसकी की थी? प्रोटॉन की। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की। चैडविक ने न्यूट्रॉन की। तो याद रखना है, हमें चारों याद रखना है। देखो, रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? अब एक बार फिर से बता देता हूँ। रदरफोर्ड ने की थी प्रोटॉन की खोज, जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज, चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज, और एंडरसन ने की थी हमारी पॉजिट्रॉन की खोज। याद रखना है, चारों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समस्थानिक परमाणुओं में इन्होंने कहा है, समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है? मैं बताऊं फ्रेंड, समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। याद रखना है, क्या है? प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। ये राइट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एल्केन का सूत्र होता है। तो मैं यहाँ से 3 क्वेश्चन बताऊंगा आपको और तीनों याद रखना है। एल्केन का सूत्र होता है CN, याद रखना है CnH2n। एल्केन का पूछा, CnH2n +2।
याद रखना है। और मैं बताऊं फ्रेंड, ये तो हो गया एल्केन का, और एल्काइन का बताऊं। एल्केन का होता है CnH2n-2, याद रखना है। और एल्कीन का बताऊं मैं फ्रेंड, एल्कीन का भी सूत्र होता है CnH2n, ये हमारा एल्कीन का होता है। मैंने तीनों सूत्र बता दिए, एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन। तो हमारा एल्कीन का सूत्र हो जाएगा CnH2n+2। तो हमारा क्या बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। मैं बताऊं फ्रेंड, जो आधुनिक आवर्त सारणी है यह हमारी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। याद रखना है, किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिप्सम का व्यापारिक नाम क्या है? मैं बताऊं फ्रेंड, जो जिप्सम है इसका व्यापारिक नाम क्या है? जो जिप्सम है इसका व्यापारिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। जो कैल्शियम सल्फेट है ये जिप्सम का व्यापारिक नाम है, याद रखना है, कैल्शियम सल्फेट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वार्टज का रासायनिक नाम है, जो क्वार्टज है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, ये क्वार्टज का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट। याद रखना है, सोडियम सिलिकेट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेडियो धर्मिता की खोज की, जो हेनरी बेक्यूरेल हैं, इन्होंने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। हेनरी बेक्यूरेल, याद रखना है, हेनरी बेक्यूरेल। अगला क्वेश्चन है, यूरेसिल किस में पाया जाता है? जो यूरेसिल है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र को हम क्रोमोसोम भी कहते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मैं कहीं कह सकता हूँ 23 जोड़ी 46, यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जोड़े में पाए जाते हैं 23, और सिंगल पूछे तो पाए जाते हैं 46। और प्रोटीन, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को, अंगों को बनाना। प्रोटीन सबसे अधिक किस में पाई जाती है? तो मैं कहीं कह सकता हूँ सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। कितने प्रतिशत पाई जाती है? 42% पाई जाती है। कहीं कह सकता हूँ मैं, जो डीएनए है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए को क्या कहते हैं? तो मैं कह सकता हूँ, जो डीएनए है, डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने। तो हम कहीं कह सकते हैं, जो यूरेसिल किस में पाया जाता है? मेन टॉपिक है यूरेसिल किस में पाया जाता है। तो मैं बताऊं फ्रेंड, यूरेसिल पाया जाता है, ये पाया जाता है आरएनए में। आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, याद रखना है, आरएनए में। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम किस में नहीं होते हैं? एंजाइम किस में नहीं होते हैं? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो एंजाइम वायरस में नहीं होते हैं। किस में? वायरस। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायरस की खोज किसने की थी? वायरस की खोज इवानोव्स्की वैज्ञानिक हैं, इन्होंने वायरस की खोज की थी। वायरस की खोज इवानोव्स्की ने। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंखें कितने मेगापिक्सल की होती हैं? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो मनुष्य की आंखें होती हैं वो 576 मेगापिक्सल की होती हैं। याद रखना है, 576 मेगापिक्सल की होती हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। जो रक्त का लाल रंग होता है वो किस कारण से होता है? तो मैं बता दूं, रक्त में आरबीसी उपस्थित होती है, और आरबीसी का निर्माण कहाँ से होता है? अस्थि मज्जा से। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। कहीं कह सकते हैं आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स। कहीं कहते हैं डब्ल्यूबीसी क्या है? डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है शरीर को रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। और डब्ल्यूबीसी की का जो फुल नेम होता है वो होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 4 से 5 दिन का। कहीं कह सकते हैं आरबीसी को क्या कहते हैं? आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, और डब्ल्यूबीसी को हम एंथ्रोसाइट भी कह सकते हैं। तो जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा हमारे रुधिर का अंश है। कितने प्रतिशत पाया जाता है हमारे शरीर में? लगभग कह सकते हैं 55 से 60% हमारा अंग में प्लाज्मा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगर हम कह सकते हैं कहीं हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तो कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? तो हम कहीं कह सकते हैं जो एनीमिया रोग है,
ये हमारे शरीर में हो जाता है अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? चार क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के साथ चार टॉपिक बताए मैंने और चारों याद रखना है, चारों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और परीक्षा में आए हुए हैं। रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, रक्त का लाल रंग होता है वो आरबीसी के कारण होता है, और आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बस